हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं यहाँ पे आप लोगों का इंडियन पॉलिटी कवर कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको दोनों भाषाओं में यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क संवैधानिक ढांचा, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 का आज हम लोग पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 यानी चैप्टर 3 को हम लोगों ने 2-3 पार्ट में मैं आपको इसको क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से। बहुत बड़ा चैप्टर है और एक तरह से आपको ये जिस्ट देगा अपने संविधान का। एक तरह से आपका समरी है हमारे संविधान का कि हमारे संविधान में कौन कौन सा फीचर्स है, कौन कौन से विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो बहुत बारीकी से छोटे छोटे चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइंट है ज़्यादा ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी ये वीडियो देख सकें और इंडियन पॉलिटी राइट फ्रॉम द जीरो सारी चीज़ें कवर कर सकें, ताकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स के खास करके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में इन सब चैप्टर से पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, ताकि वो सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता हुआ चले आपको क्लासेस को लेकर के। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 3 में जो जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा, अपने संविधान के क्या विशेषता है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से विहित इसको किया गया है, ये हम लोग कवर करेंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के में समन्वय के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे फीचर्स हैं हमारे संविधान के, ये सारे विशेषताएं हैं जिसको हम लोग इन चैप्टर्स में कवर करने जा रहे हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता, इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र निकाय, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी समितियां और क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आलोचना। देखिए ये सारे हमारे संविधान की विशेषताएं हैं और आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में ये पूरा एक चैप्टर के रूप में, इंडिविजुअली चैप्टर के रूप में हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में इसको समरी के रूप में सारी चीज़ों को जानेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो कवर करेंगे वो ये 4 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा संविधान को कहा जाता है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, संविधान की विशेषताएं का भाग 1 हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लिखित संविधान, पहले अगर हम लोग लिखित संविधान की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान जो जाना जाता है वो किसका है, वो अमेरिका का संविधान है, ये ध्यान रखिएगा। और पहला अलिखित संविधान किसको जाना जाता है, वो ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटिश संविधान को कहा जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका में ही ऐसा क्यों हुआ? जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे जो प्रशासन जो पहले के टाइम पे चलता था वो रिलीजन के थ्रू चलता था, यानी वहाँ का जो संविधान था वो धर्म ही पहले संविधान कहलाता था। ठीक है,
तो जितने भी धर्म थे, उनके जितने भी नियम थे, वो सारे नियम ही एक तरह से संविधान के रूप में फॉलो किए जाते थे। वही कानून हुआ करता था और उसी को सभी लोग फॉलो करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, चर्च के द्वारा बहुत सारे टैक्स राइज कर दिए गए, रिलीजन से लिया जाना स्टार्ट किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, उन टैक्सों का जो उपयोग था वो अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने रहन सहन को बढ़ाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए वो उसका उपयोग करते थे, ना कि देश को प्रगतिशील में, देश के विकास में यूज़ करते थे। जिसके वजह से रिलीजन का जो था वो मनमुटाव होने लगा प्रशासन से, और रिलीजन ने प्रशासन से अलग होने का फैसला लिया। अब ध्यान से समझिएगा, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे पहले धर्म से ही सारे कानून आपके फॉलो किए जाते थे, अब धर्म अगर प्रशासन से ही हट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अब प्रशासन चलेगा कैसे, क्योंकि धर्म के कानून को तो वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तब फिर कुछ देशों ने फैसला किया कि हमें अपना संविधान लिखना है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला देश जो था वो अमेरिका था, जिन्होंने सबसे पहले अपना संविधान लिखा। चलिए आप लोग मुझे आंसर कीजिएगा, आपका होमवर्क है, होमवर्क कीजिए। बहुत कम लोग होमवर्क करते हैं। तो अमेरिका ने अपना संविधान किस समय में लिखा था, ठीक है। संविधान को लागू कब किया था, सिंपल सी क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान लागू कब किया था ये आपको बताना। संविधान लागू कब हुआ था अमेरिका में, ये आपको बताना है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बोला कि हम संविधान नहीं लिखेंगे, हमारे यहाँ पे जैसे जैसे जो जो अपराध करते हुए चलेंगे वैसे ही वो सज़ा उनको मिलते हुए चलेगी। सपोज़ कीजिए आज के डेट में कोई चोरी की तो उसको 2 महीने की सज़ा सुना दी गई, कल के डेट में अगर कोई चोरी करेगा तो उसको भी 2 महीने की सज़ा मिलेगी। तो इस तरह का प्रावधान ब्रिटेन में रखा गया, ब्रिटेन के संविधान में, जो कि अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1949 की अगर हम लोग बात करें तो याद होगा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। संविधान कंप्लीट हो गया था और हम वेट कर रहे थे किस डेट का, 26 जनवरी का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को पूर्णतः हमें संविधान को लागू करना था। जब हमारा संविधान कंप्लीट हुआ 1949 में, उस समय में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे। 395 क्या थे? अनुच्छेद थे, ये ध्यान रखिएगा। 22 भागों में विभाजित था। टोटल कितने पार्ट से? 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल से, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका यहाँ पे आपके सामने, करंट में कितने आर्टिकल है वो आपको बताना है, अनुच्छेद कितने, पार्ट्स कितने हैं ये आपको बताना है, और स्केड्यूल कितने हैं ये आपको बताना है आज के डेट में हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क आपको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो होमवर्क करते हुए चलिएगा सभी लोग। यहाँ पे क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका आंसर यहीं पे है। आज के डेट में 470 अनुच्छेद है, 25 भागों में इसको विभाजित किया गया, 12 शेड्यूल है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पहले 22 भाग था, ठीक है, 22 भाग था, इसमें से एक भाग को डिलीट कर दिया गया, इस भाग को डिलीट कर दिया गया और इसमें 4 भाग ऐड किए गए, तो टोटल कितने हो गए? 25 भाग हो गए ना। चलिए आपका होमवर्क यहाँ पे, अमेंडमेंट संशोधन 1951 में पहला संशोधन हुआ था, जिसमें 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया गया था। 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया गया था, समझ रहे हैं? 20 आर्टिकल्स। पहले कितने आर्टिकल्स थे? 395 थे, 395 थे ना, 395 आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें से 20 आर्टिकल्स यहाँ पे डिलीट कर दिए गए। 395 थे, 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए गए, 375 हो गए, ठीक है। और फिर कितना हो गया? 95 आर्टिकल को जोड़ा गया, तो 95 आर्टिकल जोड़ दिए, कितना हो गया? 470 मैच कर गया। एक पार्ट को भी डिलीट किया गया, एक पार्ट को डिलीट किया गया, ठीक है, तो 21 हो गया। फिर 4 पार्ट जोड़े गए, 4A 9A 9B 14A, ये आपका जोड़ा गया। 4 शेड्यूल भी जोड़े गए। पहले शेड्यूल अनुसूची कितना हुआ करता था? पहले अनुसूची जो थी 8 हुआ करती थी, इसमें 4 और जोड़ दिया गया, यानी टोटल आज के डेट में कितने हो गए? 12 अनुसूची हो गए। तो आपको बताना है ये जो पार्ट 7 जो डिलीट किया गया, ये होमवर्क नंबर 3, ये किससे संबंधित था, ठीक है। पार्ट 7 जो डिलीट किया गया हमारे संविधान से, वो किससे संबंधित था, ये आपका होमवर्क है, ये तीसरा नंबर होमवर्क, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क किया कीजिए, ठीक है, किया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पोर्शंस है, आपको मेंस में भी हेल्प करते हुए चलेंगे, ठीक है। 4 अनुसूची जोड़ेगी, 9, 10, 11, 12, तो आज के डेट में टोटल 12 अनुसूची है।
कोई भी दूसरा ऐसा संविधान नहीं है वर्ल्ड में जिसके इतने सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और इतने सारे शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे, इतने अधिक अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, इतने अधिक अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा किसी भी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है जिसमें अनुच्छेद इतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा संविधान कैसे बन गया हमारे भारत का? तो एलिफेंटाइन आकार का, यानी बहुत विशाल, एलिफेंटाइन मतलब क्या होता है? विशाल, सबसे बड़ा। इतना बड़े साइज का संविधान हमारा कैसे बना? उसके लिए 4 कारक हैं। 4 कारक रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे संविधान को बड़ा बनाने के लिए, मतलब रिजल्ट के रूप में ये हमारे संविधान जो इतना बड़ा हुआ है, इन 4 कारकों के वजह से ही हुआ है। पहला कारक क्या है? भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर। हाँ, देश में विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बहुत सारे, कोई भी एक धर्म का ये आपका देश नहीं है, बहुत सारे धर्म आपको यहाँ पे हर तरह हर धर्म के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हर कास्ट के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हर तरह का कल्चर आपको इकलौता भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो कंट्री जो कि विविधता को दर्शाता है। और यही विविधता भौगोलिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी के वजह से हमारा संविधान जो है वो इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, डाइवर्स कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा भारत। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक कारक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है भारत सरकार का, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है, जिसके वजह से ऐतिहासिक कारक भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे संविधान को बड़ा बनाने का। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे संविधान में किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने अपने संविधान में ली है। तो याद रखिएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो उसी से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने संविधान में ऐड किया है, जिसके वजह से हमारा संविधान जो है वो बल्कि हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का हो गया है। तो ये 2 कारक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, 2 फैक्टर्स जिसके वजह से हमारा संविधान जो है वो इतना बड़ा हो गया। तीसरा जो है, हमारे भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत के लिए, एक संविधान। चाहे आप किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, हमारा संविधान जो है वो एक ही है, चाहे वो आप केंद्र के रिस्पेक्ट से हो या राज्य के रिस्पेक्ट के हो। और इसके अंदर जितने भी सारे बातें लिखी गई हैं वो हर इंडिविजुअल के ऊपर लागू होती है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो या छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो। हमारे भारत में जो सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता है, जो सुप्रीम पावर जो है, सर्वशक्तिशाली जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम पावर हमारे भारत में किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, यानी संविधान हमारे भारत में सबसे ऊपर है। जितने बड़े से बड़े लोग हैं वो भी संविधान को फॉलो करते हैं और उनके ऊपर भी संविधान लागू होता है, और छोटे से छोटे लोगों पर भी संविधान लागू होता है। संविधान की अवहेलना करना, कानून की अवहेलना करना, कानून को तोड़ना, अगर कोई भी तोड़ता है, चाहे छोटा से छोटा ही आदमी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, रूल सबके लिए एक है और दंड भी सबके लिए एक है। चाहे आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो या कितने भी छोटे आदमी क्यों ना हो, अगर आपने कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून की अवहेलना करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करेंगे, तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए हमारा संविधान जो है वो आपका एकल है। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लुमिनरीज, दिग्गज, बड़े बड़े कानूनी दिग्गज का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा हमारे संविधान में, जिसके वजह से ये भी आपका जो हर लोग अपना अपना आइडिया देते थे कि ये चीज़ें भी हमारे संविधान में होनी चाहिए, जिसके वजह से सभी के जो आइडियाज़ थे हमारे लोगों के अकॉर्डिंग सोच करके कि सभी लोगों पर इक्वली बैठेगा कि नहीं, तो उन सभी दिग्गजों, कानूनी दिग्गज के प्रभुत्व को भी मान करके हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई है और इसके वजह से भी हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये 4 कारक थे जिसके वजह से हमारा संविधान ये एलिफेंटाइन साइज का आपको ये देखने को मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है, संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, संविधान में सिर्फ हमारे संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकार ही आपको नहीं देखने को मिलेंगे या बेसिक प्रिंसिपल्स ही आपको नहीं देखने को मिलेंगे शासन के, बल्कि यहाँ पे प्रशासन को किस तरह से चलाना है, प्रशासन के प्रावधान के बारे में भी आपको यहाँ पे विस्तृत रूप में यहाँ पे डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखते हुए चलेगा। यानी मौलिक अधिकार तो है ही, बेसिक प्रिंसिपल्स तो हैं ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को डिटेल्ड में किस तरह से चलाया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे हमारे संविधान में मेंशन है। ठीक है, क्लियर, जिसके वजह से हमारा संविधान जो है वो इतने बड़ा हो गया। Other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political convention have also been included in the constitutional document itself in our constitution। देखिए, जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश को सामान्य कानून के लिए छोड़ दिया गया है, मतलब कुछ बेसिक कानून वगैरह उसमें संविधान में डाल करके बस उसको तैयार कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया। राजनीतिक सम्मेलनों को भी हमारे संविधान में संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो ये सारे देख सकते हैं, जिसके वजह से हमारा संविधान जो है वो लेंदीएस्ट हो गया है, जो इतना बड़ा हो गया। दूसरा देख सकते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से हमारा संविधान जो है वो आपका तैयार किया गया। बी आर अम्बेडकर जी, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि चलिए मुझे बताइएगा होमवर्क, ठीक है, चौथा होमवर्क, कितना चौथा है ना, तीसरा होमवर्क यहाँ दिया था, चौथा होमवर्क, कि हमारे संविधान को बनाने में हम लोगों ने कितने देशों का संविधान पढ़ा है, कितने देशों का संविधान पढ़ करके हमारा संविधान का जो हमारा संविधान तैयार हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता था कि हम लोगों ने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो सारी चीज़ें उठा करके एज इट इज़ हम लोगों ने अपने संविधान में मेंशन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने दूसरे के संविधान, दूसरे देशों के संविधान पढ़ा है, हम लोगों ने एक्स देशों का संविधान पढ़ा है, और ये भी बात बिल्कुल सही है, जो भी चीज़ें हमें उनके संविधान में अच्छी लगी वो एज इट इज़ हम लोगों ने उठा दिया, लेकिन उठा करके एज इट इज़ हम लोगों ने अपने संविधान में कॉपी पेस्ट नहीं करा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करा, हम लोगों ने अपने लोगों के हित के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके फिर अपने संविधान में उसको ऐड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और कॉपी पेस्ट करना ही रहता तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए कि हमारे संविधान को कितना टाइम लग गया था बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने में, कॉपी पेस्ट करने में क्या इतना टोटल समय लगेगा? क्या संविधान तैयार करने में, कॉपी पेस्ट करने में? खुद सोच करके देखिए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्राउडली बोला जाता है, गर्व से बोला जाता है कि हम लोगों ने अपने संविधान को फ्रेम किया है, हम लोगों ने अपने संविधान को तैयार किया है। भारत के संविधान को विश्व के सभी संविधानों में छानबीन करके, रैंडसेकिंग मतलब होता है छानबीन करके, जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो चीज़ें उठाई हैं, लेकिन अपने लोगों के हित के अकॉर्डिंग उसको फिर चेंज किया है, अपने देश के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी धर्म में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद ना हो, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके फिर अपने संविधान में उसको डाला है। ठीक है, तो रैंडसेकिंग मतलब होता है छानबीन करके, रिसर्च करके। संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक भाग जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। मैंने बताया था ना, संरचनात्मक भाग। देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम का से व्युत्पन्न, देखिए क्या बात बोली गई, मैंने ये क्या बोला, मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक शासन करने के बाद भारत जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, भारत को पूरी तरह से कानून जो था वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गया था। भारत के लोगों को जो भी कानून था, जिस तरह से हमारे ऊपर रूल किया जाता था, हमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। 200 वर्षों के ऊपर कोई भी अगर आपके ऊपर शासन करेगा, जो कानून होंगे वो बहुत अच्छे से हम लोग ऑब्वियसली उससे वाकिफ़ रहेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से अंग्रेज़ों से सभी नियमों से वाकिफ़ थे। तो अगर हम उस समय
अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट इंग्लैंड का नहीं लेते, अगर ब्रिटेन का नहीं लेते, अगर हम सपोज कि अमेरिका का लेते, तो उस समय हमारे लिए एक नया चीज़ आपको देखने को मिलता। इतने सालों में हम लोगों ने एक कंट्री के कानून के बारे में अच्छे से हमें थोड़ा बहुत समझ में आया था। अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट अगर हम अमेरिका से ले लेते तो अमेरिका का प्रावधान तो पूरा विपरीत था। तो हमें फिर चीज़ों को समझने में समझते समझते और भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता। पता चलता भारत आज़ाद हो गया, लेकिन किसी को कोई भी चीज़ यहाँ पर पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो संविधान के निर्माता के द्वारा यही बात सही समझा गया कि जैसा इंग्लैंड में प्रावधान है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एज इट इज़ हम लोग अपना स्ट्रक्चरल पोर्शन जो है वो हम लोग भारत में लागू कर दें, ताकि सभी को समझने में एक समान लगे, सभी को समझने में कोई भी इससे वंचित ना हो, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए कि प्रशासन किस तरह से चल रही है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, क्योंकि ये मैच्योर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसीलिए हम लोगों ने इससे सारी चीज़ें उठाई थी। फिलोसफिकल पार्ट की बात करें, दार्शनिक भाग की बात करें, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करें, तो ये हम लोगों ने अमेरिका और आयरिश के संविधान से लिया है। ठीक है, अमेरिका और आयरिश संविधान से लिया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, वही बात अभी बात कही जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ क्या, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ थे कैबिनेट सरकार के सिद्धांत वगैरह को लेकर के, तो ये हम लोगों संविधान के निर्माता के द्वारा भी यही समझा गया कि हम लोग पॉलिटिकल पार्ट जो है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो ब्रिटेन का ही ले, ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किस तरह से कार्यकारी काम करती है, किस तरह से विधायी काम करती है, उनके बीच का जो रिलेशंस है वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया हमारे संविधान में। बाकी बहुत सारे और भी प्रोविजंस है और भी प्रावधान है संविधान के, जो हम लोगों ने कुछ कनाडा से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ जर्मनी से लिया, कुछ यूएसएसआर से लिया, उस समय में यूएसएसआर था, आज के डेट में रसिया है, फिर फ्रांस से लिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यहाँ से लिया है। हालांकि क्रिटिसिज्म भी की जाती है, आलोचना भी की जाती है कि भारत का संविधान एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उधार संविधान, यानी हमने क्या किया, इन सभी देशों से जो संविधान में इनमें अच्छा लगा उसको कॉपी किया और अपने संविधान में पेस्ट कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सारी बात आलोचना हमेशा की जाती है, जबकि यहाँ पे बोरोड वर्ड उतना सूटेबल नहीं होगा, इसके जगह पे कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा? टेकन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। हम लोगों ने कुछ भाग संविधान का यहाँ से उठाया और अपने संविधान में ऐड किया। अनफेयर एंड इलॉजिकल की बात करें तो संविधान के फ्रेमर्स ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनकी उपयोगिता के लिए अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से उधार ली गई सुविधाओं में आवश्यक संशोधन किए, उसी समय उनके फॉल्ट से बचा। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे विदेशी संविधान से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, और उन सभी चीज़ें जो हमें पसंद आई उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें सही थी, उनमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी, बहुत सारे फॉल्ट्स थे। उन फॉल्ट्स को हम लोगों ने ठीक किया, उन फॉल्ट्स को हम लोगों ने चेंज किया और भारत के कंडीशन के अकॉर्डिंग, भारत के कंडीशन के सुटेबल उसको बनाया है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने संविधान में उसको मॉडिफाई करके ऐड कर दिया गया, फ्रेम किया। ठीक है, तो जो दूसरे देशों का संविधान था उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स भी थे, बहुत सारे त्रुटियाँ भी थी, जो हम लोगों ने अपने संविधान में हम लोगों ने उसको छटा करके अपने लोगों के हित के अकॉर्डिंग, अपने भारत के कंडीशंस के सुटेबली उसको मॉडिफाई करके अपने संविधान में उसको ऐड किया। अगला तीसरा पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संशोधन ऐसा नहीं है कि हम लोग भारत के संविधान में नहीं कर सकते। संशोधन मतलब होता है चेंज करना, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, किसी की भी चीज़ को परिवर्तन करना, समय के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ चेंज है, कोई भी कानून को चेंज करना तो उसको चेंज करना, अमेंड करना, संशोधन करना, जैसा कि अमेरिका में होता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इतना आसानी से किसी भी चीज़ का संशोधन नहीं हो पाता, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य, 50 राज्य में 3/4 राज्यों की सहमति होनी चाहिए संशोधन करने के लिए। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे संशोधन करना। ठीक उसी तरह से भारत में भी, भारत के संविधान भी आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, कठोर संविधान कहलाता है, और यहाँ पे भी स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग 1 घंटे का लेक्चर अमेंडमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है, कितने तरीके से अमेंडमेंट होता है। तो अमेंडमेंट, रिजिड अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि भारत में भी पार्लियामेंट में 2/3 प्रेजेंट मेंबर जो हैं
है ना, उसकी सहमति होनी अनिवार्य है। अगर वो सहमत होंगे 2/3 उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, तो ही जा करके हमारे संविधान में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन हो सकता है इस कैटेगरी के तहत, स्पेशल प्रोसीजर के तहत। इसलिए हम लोग अपने संविधान को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसा कि अमेरिका में। और अमेरिका में सुप्रीम पावर है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर नहीं। जबकि ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो जस्ट इसके विपरीत कि ब्रिटेन में सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट। और इसीलिए वहाँ का संविधान फ्लेक्सिबल कहलाता है। फ्लेक्सिबल मतलब वहाँ का पार्लियामेंट के द्वारा अगर जो बात बोल दी गई, जो भी संशोधन कर दिया गया या जो भी कानून बना दिया गया, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, उस कानून को सभी को मानना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारे भारत में भी ये आपको ऑर्डिनरी लॉज के रूप में बहुत सारे कानून को पास किया जाता है और वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। सरल शब्द, ठीक है। 50% प्रेजेंट मेंबर की अगर सहमति हो गई तो वो आसानी से उसका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ये सिंथेसिस है, संश्लेषण है, दोनों का संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ बोथ, ये ध्यान रखिएगा। और संशोधन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत सरकार के द्वारा संशोधन किया जाता है। कुछ संशोधन हमारे संविधान में, कुछ प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में उसको पास कराया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है हमारे संविधान में जिसको अमेंड किया जाता है, जिसको संशोधन किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की भी सहमति होनी जरूरी होती है। आधे से ज़्यादा राज्यों के भी अगर कोई भी चीज़ कोई भी नया कानून आ रहा है या कोई भी संशोधन हो रहा है जिसका प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा, तो 50% प्लस राज्यों की भी सहमति उसके ऊपर होनी चाहिए उस संशोधन के ऊपर। जैसे जीएसटी लागू किया गया था, तो जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया, तो जीएसटी जब ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया तो हर राज्य की सहमति भी तो होनी चाहिए। तो टोटल 50% प्लस राज्यों की सहमति होना अनिवार्य था उस टाइम पे, और 50+% सहमति मिल भी गई थी, जिसका रिजल्ट आप लोग आज के डेट में जीएसटी के रूप में आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी संशोधन का प्रभाव राज्यों के ऊपर भी पड़ता है तो राज्य के विधानसभा से भी सहमति ली जाती है, विधानसभा से उसको भी पास कराया जाता है, और विधानसभा से पास होने के बाद वो आपका अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। तो संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के संसाधित क्रिया से भी किया जाता है, लेकिन इस तरह के संशोधन आपके 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, फेडरल सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, नेचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? भारत के संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो आपको बताना। एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, ऑप्शन में दे दो क्या? एक है फेडरल संघीय, दूसरा है यूनिटरी, तीसरा है क्वासाई फेडरल, चौथा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फीचर्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। दो सरकार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो सरकार यहाँ पे चलती है, बिल्कुल सही है। एक सेंटर में है, एक स्टेट में, ठीक है। सेंटर में आपकी अलग सरकार, केंद्र सरकार होती है, राज्य में राज्य सरकार होती है। दो सरकार के द्वारा यहाँ पे सरकार चलाई जाती है। पावर का विभाजन भी आप देख सकते हैं, सेंटर का पावर आपका अलग देखने को मिलेगा, स्टेट का पावर आपको अलग देखने को मिलेगा। केंद्र की शक्ति पूरे भारत में लागू होती है, राज्य की शक्ति उस पार्टिकुलर राज्य तक ही सीमित रहती है। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान हमारे भारत का। चौथा, ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली सुप्रीम पावर जो है वो किसका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय में क्या होता है, कठोरता, यानी किसी भी तरह का कोई भी संशोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा
टफ हो जाता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या एनजीटी हो, सभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता। और बाईकैमरलिज्म, द्विसदन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द्विसदन, लोकसभा राज्यसभा, दो सदन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर एकात्मक विशेषता की बात करें, जब भारत में आपातकाल की सिचुएशन बन जाती है तो सारे राज्यों से सारी शक्तियाँ छीन ली जाती है और वो सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। और उस समय में सेंटर क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। संविधान भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नागरिकता, एकल नागरिकता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डुअल सिटीजनशिप आप यहाँ पे नहीं देख सकते। जबकि अमेरिका में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में सेंटर के लिए अलग से आपको आईडी बनानी पड़ती है, स्टेट के लिए अलग से आईडी बनानी पड़ती है। क्या यहाँ पे आपका आधार कार्ड 2 है क्या वोटर आईडी कार्ड 2 है क्या? सेंटर का अलग आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ता है क्या? स्टेट का अलग वोटर आईडी बनाना पड़ता है क्या? पार्लियामेंट का चुनाव का अलग आईडी बनाना पड़ता है क्या? विधानसभा के चुनाव का अलग आईडी बनाना पड़ता है क्या? तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एक नागरिकता। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया आपका वैलिड है। कोई भी भारत के अंदर किसी भी जगह पे आप चले जाइए, अगर आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आपको वहाँ पे वैलिड प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपकी वैलिड वहाँ पर रहेगी। भारत के किसी कोने में चले जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी भी आप देख सकते हैं, हमारे संविधान में बहुत सारे कानून ऐसे जो बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, तो ज़्यादा मुसीबत नहीं देखना पड़ता। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी सारे जुडिशरी जो है वो कनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे आपके कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एकीकृत न्यायपालिका, कोई केस अगर हाई कोर्ट में बहुत बड़ा केस आ गया तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है सुप्रीम कोर्ट। बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीएससी आप देख सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस भी, आपातकालीन वाले प्रावधान भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो जब तक हमारे भारत में ये आपातकालीन नहीं लगता तब तक भारत का जो संविधान है वो आपका फेडरल है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लग जाती है तो सारे चीज़ें जो होती हैं यूनिटरी हो जाती है, यूनिटरी पावर आपकी फिर फॉलो की जाती है। फेडरेशन शब्द अब तक हमारे संविधान में कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिला हुआ। फेडरेशन का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। आप आर्टिकल 1 में भी जाकर के पढ़िएगा, आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ है। सभी राज्यों मिलकर के हमारा देश का निर्माण हुआ है और इन सभी राज्यों को एक करने का काम किसके द्वारा किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यों का संघ किसके द्वारा बनाया गया, क्रिएट किया गया? आज के डेट में आप जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप जो देन है, ये भारत का जो भूमि है, जो मैप आज के डेट में आप देख पा रहे हैं वो इकलौते 1% के मुताबिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो भारत का ये नक्शा नहीं होता। तो वो कौन महान हस्ती थे जिन्होंने भारत के सभी राज्यों को क्या किया है? यूनाइट किया है, एक माला में पिरोया है और हमारे भारत का फिर निर्माण किया है। प्रोविंशियल लीडर थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेजर कमेटी बताया था, ठीक है? चलिए बताइएगा टोटल कितना मेजर कमेटी था? मेजर कमेटी, प्रमुख समितियां टोटल कितनी थी बताइएगा, ठीक है? तो राज्यों का संघ दो चीज़ों को यहाँ पे दर्शाता है। भारतीय महासंघ राज्यों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, यानी स्टेट्स के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था उसका यहाँ पे इंडिया फेडरेशन जो है वो उसका परिणाम नहीं है। भारतीय महासंघ जो है वो राज्य द्वारा किए गए समझौते का परिणाम नहीं है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए कोई भी राज्य आज के डेट में देखिए यहाँ पे इनकमिंग अलाउड है, आउटगोइंग अलाउड नहीं है। यानी अगर आप भारत के टेरिटरी में एक बार मिल गए तो आप अपने मर्जी से मिले, लेकिन बाहर एग्जिट आप नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, अलग होने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर?
जैसे अमेरिका में क्या हुआ था, सभी राज्य आपस में आए और उन्होंने क्या किया, एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट का निर्माण किया। भारत में ऐसा नहीं हुआ है, भारत में ऐसा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। वो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे भारत में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, देखिए यहाँ पे केसी वियर के द्वारा क्वासाई फेडरल बोला गया भारत के संविधान को, फेडरेशन फॉर्म में लेकिन एकात्मक भावना में ये क्वासी फेडरल के द्वारा ये बात कही गई है। मॉरिस जॉनस ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी सौदेबाजी संघवाद है, हमारे संविधान को बोला गया इनके द्वारा। ग्रैंड वैली ऑस्टिन ने क्या बोला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। और आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति के साथ संघ का निर्माण यहाँ पे किया गया है, ये बात बोला गया है। भारत के संविधान के नेचर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है ये इन सारे लोगों के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, देखिए वही सारी बातें मैं आपको वापस से दोहराऊंगा कि भारत को लगभग 200 वर्षों तक कॉलोनीज में रहा है, यानी आपका शासनकाल में रहा है अंग्रेजों के, और 200 वर्षों तक अगर कोई भी देश किसी के अंडर में शासन में रहता है तो उन देश के देशवासियों को बहुत अच्छे से बारीकी से हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञात हो जाता है उन सभी कानूनों को लेकर के जो जिन कंट्री के द्वारा उसके ऊपर शासन किया जा रहा है। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएस में था, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली जो के बजाय सरकार के ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए जीरो था, हमें एकदम कुछ भी नहीं पता था वहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव आम आदमी के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो कि हमें नहीं पता थी, प्रेसिडेंशियल बहुत सारे क्या कुछ नहीं पता था। और जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड का था, उससे हमें हर एक चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ के रिस्पेक्ट में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, दोनों केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर था उसके सिद्धांत को यहाँ पे दर्शाया जाता है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखिए टू ऑर्गन, यहाँ पे 2 ऑर्गन था। पार्लियामेंट में आपको 2 ऑर्गन देखने को मिलेगा, एक होता है लेजिस्लेटिव पावर जो विधायी अंग होता है जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर जो कानून को पास करता है, लागू करता है। ये कानून को बनाना, कानून को लागू करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से हमें पता था। और ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, यानी विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित था संसदीय प्रणाली, जिसको बहुत अच्छे से उसके बारे में अवेयर थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों इस नाम से ही क्यों जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट जिस लोकेशन पर स्थित है वो है वेस्टमिंस्टर, और इसी वजह से ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपका वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग चुन करके आते हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी होती है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, लोगों की जिम्मेदारी होती है, जो वादे वो करके आए हैं उस वादों को पूरे करने की जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदार सरकार के रूप में ये आपका जाना जाता है। बाकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। कैबिनेट गवर्नमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैबिनेट सरकार यहाँ पे बनाई जाती है और कैबिनेट्स के द्वारा ही सारे कानून वगैरह बनाए जाते हैं, देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह। संविधान की जो स्थापना यहाँ पे की जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट तो आपका सेंटर में है ही, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टेट्स की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेट लेजिस्लेचर में भी आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधानसभा विधान परिषद होता है। सेम ऐसे ही फॉर्म आपको स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा।
केंद्र में क्या होता है, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होते हैं ना, और स्टेट में होता है राज्य विधानमंडल। पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में राज्य विधानमंडल। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। सेम एज इट इज प्रोसेस, जिस तरह से केंद्र में होता है पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली, वैसे ही आपको स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा। क्या क्या इसकी विशेषताएं होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दोनों सदस्य देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, यानी नॉमिनल, यानी बहुत सारे सदस्य यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सदस्य होते हैं जिनको लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। यहाँ पे जिनकी पार्टी सबसे ज़्यादा होती है, पार्टी में सदस्य जिनके सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुमत में होती है, वही पार्टी जो है वो यहाँ पे शासन करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजोरिटी अगर आपके साथ है तो शासन आपका चलेगा, मेजोरिटी आपके साथ चली गई तो आपका सत्ता भी चला गया। यहाँ पे दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, यानी विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, दोनों सामूहिक जिम्मेदारी से काम करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोगों के हित के अकॉर्डिंग सारी बातें सोचनी पड़ती है। अगर आप लोगों के हित के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं समझ करके अगर आप कानून बनाते हैं तो अगली बात से आपकी सत्ता भी जाने की आशंका है। मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, विधायकों में मंत्रियों की सदस्यता भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, केंद्र में नेतृत्व कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री, क्योंकि ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, तो सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। मैक्सिमम अवधि जो होती है लोकसभा की वो आपकी 5 साल होती है विघटन होने की। चलिए एक और होमवर्क है, होमवर्क नंबर कितना हो गया, 6 हो गया ना, 7 होमवर्क दिया था ना, 8वां लीजिए, 8वां राज्यसभा कब भंग होता है, डिसॉल्व कब होता है, ठीक है। राज्यसभा कब भंग होता है ये आपको बताना, राज्यसभा के बारे में आपको बताना, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। जो भी आपका अगर आपका आंसर होगा, अगर यस होगा या नो होगा, तो जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर भारत और ब्रिटेन की बात, देखिए हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें ब्रिटेन पार्लियामेंट्री से हम लोगों ने अडॉप्ट की है। अब भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, संप्रभुता संस्था नहीं है, मतलब सुप्रीम पावर भारत के संसद के पास नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन के संसद के पास है। क्यों? ब्रिटेन का संसद अगर कोई भी कानून बना देता है तो वो कानून आपका लागू हो जाता है, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करने नहीं रहता, क्वेश्चनेबल नहीं होता, उसको सबको मानना पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सोवरेनिटी जो है वो किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। अगर संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। भारत में के जो इलेक्टेड हेड हैं, जो मुखिया हैं, वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, यानी चुन करके आते हैं। जबकि ब्रिटिश के स्टेट में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे वंशानुगत मोनार्की है, राजशाही, रानी है, रानी की बेटी रानी बनेगी या राजा बनेगा, किंग क्वीन का सीन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि वंशानुगत चलता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो आपका इलेक्टेड है, चुन करके आते हैं। जरूरी नहीं जो प्रेसिडेंट आज के डेट में है उन्हीं के परिवार से कल के डेट में कोई प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इलेक्टेड हेड होते हैं, इसी को कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र, ये ध्यान रखिए, गणराज्य देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के बीच में। क्लियर? तो ये आपका पूरा आज का वीडियो था। भाग 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। भाग 1 हम लोगों ने कवर कर लिया। कहाँ तक हम लोगों ने कवर किया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। भाग 1 हम लोगों ने यहाँ तक पार्ट ये 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ये पार्ट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं आगे का हिस्सा।
फ़िलहाल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। ये नोट्स अगर आपको प्रोवाइड करना हो, लेना हो, अगर आप मेरे ग्रुप में भी ऐड नहीं है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और @PSC Journey 4 इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ऑल माई क्लास PDF अगर आपको चाहिए, 50+ PDF है। ये PDF का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 249। किसी को PDF की रिक्वायरमेंट हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और मई क्लास के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से PDF मिलेंगे आपको? करेंट अफेयर के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है। ये 3 PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिनको भी PDFs की रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी वीडियो आए तब आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुँचे, आप टाइमली आप क्लासेस को कनेक्ट कर सकें। किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। बाकी ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।